नमस्ते। कभी सोचा है कि जब कोई दवा ली जाती है या कोई पैकेट वाला खाना खाया जाता है तो इस बात पर भरोसा कैसे किया जाए कि जो लेबल पर लिखा है अंदर वही है। आज हम उसी विज्ञान की दुनिया में झांकेंगे जो इस भरोसे को हकीकत बनाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम ये कैसे जानते हैं कि हमारे खाने में, पानी में या दवाओं में असल में है क्या? सवाल तो बहुत सीधा सा लगता है ना, पर इसका जवाब एक बहुत ही पेचीदा वैज्ञानिक प्रक्रिया में छिपा है। देखिए, एफडीए जैसी बड़ी-बड़ी संस्थाएं खाने पीने की चीज़ों में मौजूद तत्वों के विश्लेषण के लिए बहुत सख्त नियम बनाती हैं। उनकी पूरी की पूरी गाइड बुक सिर्फ इसी बात के लिए है कि हम तक जो जानकारी पहुंचे वो एकदम सटीक हो। पर असल में एक भरोसेमंद जवाब ढूंढना उतना आसान है नहीं जितना लगता है, क्योंकि अक्सर एक रुकावट आ जाती है जिसे वैज्ञानिक कहते हैं मैट्रिक्स इफेक्ट। तो हम इस गुत्थी को सुलझाएंगे कैसे? हमारी ये पड़ताल इन 5 पड़ावों से गुजरेगी। हम माप की चुनौती को समझेंगे, फिर एक एनालिस्ट के ज़रूरी मानदंडों को जानेंगे, रेफरेंस मटेरियल की अहमियत पर बात करेंगे, हमारे विलेन यानी मैट्रिक्स इफेक्ट से निपटना सीखेंगे और आखिर में अपने नतीजों को पक्का करेंगे। तो चलिए पहले पड़ाव से शुरू करते हैं, एक एनालिस्ट के मुख्य मानदंड। एक तरह से ये हमारी वैज्ञानिक जांच पड़ताल के बुनियादी औजार हैं। सबसे पहला और ज़रूरी मानदंड है एक्यूरेसी, यानी सटीकता। इसका सीधा सा मतलब है कि हमारा नतीजा असली या सही नतीजे के कितना करीब है। क्या हमारा निशाना सही जगह लगा? और दूसरा है प्रिसीजन, यानी परिशुद्धता। ये बताता है कि अगर हम एक ही सैंपल को बार बार टेस्ट करें तो हमारे नतीजे हर बार कितने मिलते जुलते हैं। क्या हमारे सारे निशाने एक ही जगह पर लग रहे हैं? और यहीं पर बात मज़ेदार हो जाती है। एक्यूरेसी और प्रिसिशन एक ही चीज़ नहीं है। इसे ऐसे समझिए जैसे तीरंदाजी हो रही हो। एक्यूरेसी का मतलब है कि तीर बिल्कुल निशाने के बीचों बीच लगे। वहीं प्रिसिशन का मतलब है कि सारे तीर एक दूसरे के बहुत पास लगें, भले ही वो निशाने के सेंटर से दूर क्यों ना हो। जाहिर है, एक वैज्ञानिक के लिए सबसे बढ़िया नतीजा वो है जो एक्यूरेट भी हो और प्रिसाइज भी। इनके अलावा एक अच्छे विश्लेषण के लिए 3 और गुण चाहिए। सेंसिटिविटी, यानी बहुत छोटे छोटे अंतर को भी पहचानने की काबिलियत। सिलेक्टिविटी, यानी सिर्फ उसी चीज पर फोकस करना जिसे हम ढूंढ रहे हैं और बाकी सबको नजरअंदाज करना। और आखिर में रोबस्टनेस, मतलब छोटे मोटे बदलावों के बावजूद मेथड का सही नतीजा देना। चलिए अब अगले सेक्शन पर चलते हैं, रेफरेंस मटेरियल यानी संदर्भ सामग्री की भूमिका। इसे यूं समझिए कि हम अपने काम को जांचने के लिए एक गोल्ड स्टैंडर्ड ढूंढ रहे हैं। ये रेफरेंस मटेरियल भी कई तरह के होते हैं। एक होता है सामान्य आरएम जो कैलिब्रेशन के काम आता है। फिर आता है सर्टिफाइड आरएम जिसके साथ एक गारंटी वाला सर्टिफिकेट भी होता है। मैट्रिक्स आरएम की बनावट ठीक वैसी ही होती है जैसा हमारा सैंपल है। और एक होता है इन हाउस आरएम जिसे लैब अपने इस्तेमाल के लिए खुद बनाती है। और ये एक बहुत ज़रूरी बात है। एफडीए कहता है कि आपको सिर्फ अपने माप की गलती को ही नहीं, बल्कि उस गोल्ड स्टैंडर्ड में जो थोड़ी बहुत कमी हो सकती है उसे भी हिसाब में लेना होगा। ये ठीक वैसा ही है जैसे आप एक स्केल से कुछ नाप रहे हों, पर आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि शायद वो स्केल खुद ही 100% सही न हो। तो कोई लैब अपना गोल्ड स्टैंडर्ड बनाती कैसे है? ये प्रोसेस बहुत ही बारीकी से होता है। पहले कोको पाउडर जैसी कोई एक जैसी चीज चुनी जाती है। फिर कई अलग अलग लैब और तरीकों से उसकी जांच करके मानक तय किए जाते हैं। इसके बाद उसमें गलती की गुंजाइश को तय किया जाता है और आखिर में एक सर्टिफिकेट बनता है जिसमें सारी जानकारी होती है। और अब बारी है हमारी कहानी के असली विलन की, यानी मैट्रिक्स इफेक्ट पर काबू पाने की। इसे हराने के लिए कुछ माहिर तकनीकों की जरूरत पड़ती है। तो आखिर ये मैट्रिक्स इफेक्ट है क्या भला? यूं समझिए कि आप एक बहुत ही शोर शराबे वाले, भीड़ भरे कमरे में किसी की फुसफुसाहट सुनने की कोशिश कर रहे हैं। सैंपल में मौजूद बाकी सारी चीजें वो शोर हैं जो उस सिग्नल को, जिसे हम नापने की कोशिश कर रहे हैं, दबा या बढ़ा सकती हैं। तो इस वैज्ञानिक शोर से कैसे निपटा जाए? एनालिस्ट के पास 2 बड़ी स्मार्ट तरकीबें हैं। पहली, मैट्रिक्स मैच्ड कैलिब्रेशन। इसमें वो एक ऐसा शांत कमरा ढूंढते हैं जो हमारे शोर वाले कमरे जैसा ही हो, बस उसमें हमारी फुसफुसाहट ना हो, पर ऐसा मिलना मुश्किल होता है। दूसरी तरकीब है स्टैंडर्ड एडिशन। ये हर सैंपल के लिए एक कस्टम तरीका बनाने जैसा है। ये बहुत सटीक है, पर इसमें वक्त और मेहनत दोनों ज्यादा लगते हैं। और अब हम पहुंच गए हैं अपनी जांच के आखिरी पड़ाव पर, फाइनल रिजल्ट को वैलिडेट करना। अब ये साबित करना है कि जो नंबर हमें मिला है वो भरोसे के लायक है भी या नहीं।
इसके लिए एक टूल इस्तेमाल होता है जिसे कहते हैं जी स्कोर। ये एक तरह से फाइनल एग्जाम है जो बताता है कि हमारा नतीजा तय मानक से कितना दूर है। ये एक सीधा सा पास या फेल टेस्ट है। जी स्कोर को समझना एक ट्रैफिक लाइट जैसा है। अगर मान 2 या उससे कम है तो हरी बत्ती मतलब नतीजा स्वीकार करने लायक है। अगर ये 2 और 3 के बीच है तो पीली बत्ती मतलब नतीजा थोड़ा संदिग्ध है, उस पर और गौर करना होगा। और अगर ये 3 या उससे ज्यादा है तो मतलब लाल बत्ती, नतीजा किसी भी हाल में स्वीकार नहीं किया जा सकता। चलिए इसे एफडीए के एक असली उदाहरण से समझते हैं। फॉर्मूला देखने में भले ही मुश्किल लगे पर है बहुत सीधा सा। इसमें नापे गए रिजल्ट को सर्टिफाइड वैल्यू से घटाया जाता है और फिर अनिश्चितताओं से भाग दिया जाता है। तो देखिए, इस केस में लैब ने जो वैल्यू नापी वो थी 33.4 और सर्टिफाइड वैल्यू थी 45.7, तो दोनों के बीच का फर्क हुआ -12.3। ये हमारा पहला स्टेप है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब हम सारी अनिश्चितताओं यानी गलती की गुंजाइशों को भी हिसाब में लेते हैं तो फाइनल जेड स्कोर आता है 2.3 और हमारे ट्रैफिक लाइट सिस्टम के हिसाब से ये पीली बत्ती है, यानी संदिग्ध वाली कैटेगरी में। इसका मतलब इस माप की और जांच होनी चाहिए। ये जो पूरी इतनी बारीकी से की गई प्रक्रिया है ना, ये पक्का करती है कि फूड सेफ्टी से लेकर मेडिकल रिपोर्ट्स तक जिन नंबरों पर हमारी जिंदगी टिकी है वो सिर्फ कोई अंदाजा नहीं है, वो वेरीफाइड हैं, यानी सत्यापित हैं। तो अगली बार जब कोई अपना सामान खरीदे या डॉक्टर से रिपोर्ट ले तो ये याद रखिएगा कि उन छोटे छोटे नंबरों के पीछे विज्ञान की एक पूरी दुनिया काम कर रही है। और सच भी है, जब हमारी सेहत और सुरक्षा दांव पर लगी हो तो इस भरोसे के बिना काम चल भी कैसे सकता है।